हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द विजन आईएएस करंट अफेयर मैगजीन डिस्कशन सीरीज, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनवरी 2023 का जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा इंडिया एंड ग्लोबल साउथ से रिलेटेड है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है। सो ग्लोबल साउथ का सिंपल सा मतलब है पुअर कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। सो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दो रिलेटेड टर्म्स हैं। एक को बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ, एक को बोलते हैं ग्लोबल साउथ। आपको बस ये ध्यान रखना है, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब होता है रिच कंट्रीज और ग्लोबल साउथ का मतलब होता है पुअर कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है। ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ देखिए, रिसेंटली इंडिया ने एक समिट को होस्ट किया है जिसका नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में इंडिया बोल रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी कि जो पुअर कंट्रीज हैं, उन सबकी वॉइस हम बनना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक समिट होस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर 120 से ज़्यादा नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है रिसेंटली। नाउ इस पर्टिकुलर समिट का मेन एम क्या था? मेन एम ये था कि देखिए 2022-23 में इंडिया जो है वो G20 का प्रेसिडेंट बना था, राइट। इंडिया का जो G20 का प्रेसिडेंटशिप था वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक का था। और ये इंडिया पहली बार G20 का प्रेसिडेंट बना था। तो जब इंडिया प्रेसिडेंट बनता है तो भारत ये डिसाइड करता है कि जब हम इस पर्टिकुलर जो मीटिंग करेंगे, G20 की जो मीटिंग करेंगे, उसका जब एजेंडा डिसाइड करेंगे ना, तो वो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ G20 के पार्टनर कंट्रीज डिसाइड नहीं करेंगे, रादर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, जो कि G20 का पार्ट नहीं है, उनको भी हम इस चीज़ के अंदर इन्वाइट करेंगे। तो वही एजेंडा डिसाइड करने के लिए इस पर्टिकुलर समिट को रखा गया था। और इस पर्टिकुलर समिट के बाद कुछ चीज़ें डिसाइड की गई कि क्या क्या चीज़ें हमें G20 के माध्यम से वर्ल्ड लेवल पे बातें उठानी चाहिए। ठीक है। नाउ वो जो बातें उठाने की बात की गई उसके अंदर रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म, ये 4 चीज़ों को फाइनली डिसाइड किया गया। पहली क्या थी? पहला था रिस्पॉन्डिंग टू द प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ। सिंपल वर्ड्स में ग्लोबल साउथ की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, बैलेंस इंटरनेशनल एजेंडा हो गया, ये सब चीज़ों को हमें G20 के माध्यम से वर्ल्ड लेवल पे उठाना है। मतलब इन बातों को लाइमलाइट के अंदर लेकर आना है। दूसरा बोला गया कि रिकॉग्नाइज करना है कि CBDR मतलब असलियत में हो रहा है। CBDR का मतलब क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी चीज़ के लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन तो जरूर हो सकती है, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन का तरीका डिफरेंशिएटेड ही होना चाहिए। सिंपल वर्ड में अगर हम क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल लें तो क्लाइमेट चेंज देखो, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों को ही इंपैक्ट कर रहा है। मतलब ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, जब मतलब उसको रोकने की बात आती है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंशिएटेड है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है। डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पर ज़्यादा काम करने की जरूरत है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। इसी को बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन जो उसके ऊपर एक्शन लेना है वो अलग अलग तरीके से लेना है। डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा एक्शन लेंगी एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। थर्ड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करना है द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल दी नेशंस, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस। जितने भी पुअर नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनकी कभी भी सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा नहीं आना चाहिए। एंड फोर्थ है कि कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की जरूरत है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। सो ये 4 चीज़ें हैं जो कि इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद डिसाइड की गई थी। ऑलराइट, इससे पहले की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर समिट के बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो कि भारत ने लॉन्च की। तो भारत ने एक आरोग्य मैत्री लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इंडिया जो है मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करेगा, असेंशियल मेडिसिन वगैरह ये सब प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ठीक है। जब भी कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगा उस समय में आरोग्य मैत्री स्कीम के अंदर इंडिया जो है उन डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करेगा। सेकेंड, एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ओपन किया गया है, जिसमें यह बोला गया है कि जो ग्लोबल साउथ है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी अगर इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, उन सब के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा जो कि इंडिया बनाएगा। तीसरी चीज, एक ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक इनिशिएटिव बनाया गया है, जिसके तहत इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री के साथ में अपना साइंस का एक्सपर्टीज शेयर करेगा। अलग अलग फील्ड्स में इंडिया ने जो जो एक्सपर्टीज पाई है उन सब चीज़ों को शेयर करेगा। नेक्स्ट, एक ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इंडिया के जो यूथफुल ऑफिसर्स हैं, मतलब यंग ऑफिसर्स हैं, वो लोग बाकी कंट्री के ऑफिसर से मिलेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों ही कंट्री के अंदर रिलेशनशिप जो है वो और बेटर होगा। एंड एक है ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, जिसके तहत इंडिया ने ये इन्विटेशन दिया है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो पुअर कंट्रीज हैं, उनके बच्चे स्कॉलरशिप के तहत भारत में आकर पढ़ाई कर सकते हैं, हायर एजुकेशन ले सकते हैं, ताकि वो वापस जाकर अपने खुद के कंट्री के अंदर अच्छे से अच्छा काम कर सकें।
ठीक है। सो ये कुछ इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम चैलेंजेस। ग्लोबल साउथ के साथ इंगेज करने में इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। पहली चीज तो ग्लोबल साउथ जो है कोई कोहेरेंट ग्रुप नहीं है, कोई बना बनाया फॉर्मल ग्रुप नहीं है, ना ही इसका कोई सिंगल शेयर्ड एजेंडा है। सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं। अगर आप अफ्रीकन नेशंस की बात करो, वो लोग डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट अगर आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात करेंगे तो उनका जो मेन फोकस है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, राइट। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया पॉवर्टी और हंगर से जूझ रहा है। तो इस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज है ग्लोबल साउथ में, उन सबका एजेंडा अलग अलग है, जिसके कारण ये कभी एक सिंगल ग्रुप होकर के सिंगल चीज़ों के लिए डिमांड नहीं कर पाता है। सेकेंड चीज़, इंडिया के अपने पास ही बहुत सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं। तो इंडिया अगर अपने ही चैलेंजेस को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया को जाकर पहले डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए, या फिर इंडिया को पहले खुद की डोमेस्टिक लेवल पे जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़, अगर हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखें तो और भी बहुत सारी बॉडीज़ बनी थी, जैसे कि नॉन अलाइन मूवमेंट एंड नैम बना था, G77 ग्रुपिंग बनी थी। और इन सब ग्रुपिंग से हमने बस यही सीखा है कि जैसे जितने भी ऐसे बॉडीज़ बनती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करने जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। तो क्या गारंटी है कि जो रिसेंटली ग्लोबल साउथ समिट बना है वो बहुत सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट, इंडिया खुद ही फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम बाकी सारी कंट्री को सपोर्ट कर पाए। हम चाइना की तरह ऐसी पॉलिसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हर एक कंट्री को हम जितना चाहे उतना पैसा देना स्टार्ट कर दें, राइट। इतनी ज़्यादा फाइनेंसिंग कैपेबिलिटी जो है इंडिया की अभी तक नहीं बनी है। इंडिया स्टिल एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जो कि डेवलपमेंट करके डेवलप्ड की तरफ बनने की कोशिश कर रहा है। और एक और प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी कंट्रीज ग्लोबल साउथ के अंदर ही इस पर्टिकुलर समिट के अंदर इन्वाइटेड नहीं थे, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, इन सबको इनवाइट नहीं किया गया था। तो ये शो करता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर ही बहुत सारे रिफ्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे तकरारें हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई, चैलेंजेस क्या क्या है यहाँ पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इनिशिएटिव्स जिसको ग्लोबल साउथ के साथ इंगेज करने के लिए बनाए गए हैं। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो दो मेन बॉडीज़ हैं, नैम और G77। नैम की अगर आप बात करो तो ये भारत का भारत के द्वारा बनाया हुआ, मतलब इंडिया प्लस कुछ कंट्री के साथ में बनाया हुआ एक ऐसा ग्रुपिंग था जो कि डेवलपिंग कंट्री के साथ में मिलकर बना था। इसको 1961 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और लार्जली इसको जब बनाया गया था तो इस टाइम में इंडिया, इजिप्ट और यूगोस्लाविया, ये तीन मेन कंट्रीज थी जिन्होंने नैम को फाउंड किया था, ठीक है। बांडुंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस चीज़ को फाउंड किया गया था। और इसमें जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो सब अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से है, मतलब सारी की सारी डेवलपिंग नेशन से ये वर्ल्ड्स बनती हैं। सेकंड ग्रुपिंग है G77, जिसको 1964 में बनाया गया था। G77 इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज अ ग्रुप ऑफ 77, जिसमें 77 डेवलपिंग कंट्रीज ने साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाया था, ठीक है। अभी इसका नंबर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसका मेन एम क्या है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं सबके कलेक्टिव सिक्योरिटी को, कलेक्टिव इंटरेस्ट को एक साथ प्रमोट करना और उनकी जो बातें हैं उनको जॉइंट नेगोशिएटिंग कैपेसिटी के साथ लेकर आना। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई डेवलपिंग कंट्री है ए, अगर वो अपनी कोई बात लेकर यूनाइटेड नेशन तक जाता है तो क्या गारंटी है यूनाइटेड नेशन उसकी बात बहुत अच्छे से सुनेगा? हो सकता है ना सुने। लेकिन अगर ए जो है वो G77 का अगर पार्ट है और ये 77 कंट्रीज एक साथ जाती है यूनाइटेड नेशन में और तब जाकर के उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करती है, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर मैटर सिर्फ एक कंट्री का नहीं है, रादर 77 डिफरेंट कंट्रीज का है, ठीक है। सो इसे कहते हैं कि जॉइंट नेगोशिएटिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि जो काम ये लोग अकेले नहीं कर पाते वो ये लोग साथ में मिलकर नेगोशिएशंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली जैसा हमने ऊपर बात किया, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है, फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम है। इसके अलावा 1964 में एक इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम लाया गया था, जिसके तहत ये बोला गया था कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होगा उन सबके साथ इंडिया जो है वो टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के फील्ड में काम करेगा, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। 1964 ये ईयर याद रखिएगा बिकॉज दिस इज हाईली इन न्यूज़ और ये चीज़ यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा सकती है। इसके अलावा हम एक बात करते हैं ब्रांड लाइन के बारे में। ब्रांड लाइन बेसिकली 1980s में बनाया गया था विलियम ब्रांड के द्वारा, जिसका मेन एम ये था कि वो ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल साउथ से डिवाइड करता है। ये एक इनविजिबल लाइन है बेसिकली, ये एक बेसिकली इनविजिबल सा मतलब सोची हुई लाइन है, ठीक है। ये बनाई हुई लाइन है जिसके तहत ये बोला जाता है कि जो भी कंट्रीज जिसके ऊपर रहती हैं वो सब ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है और जो भी कंट्रीज जिसके नीचे रहती है वो सब ग्लोबल साउथ का पार्ट है। अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर लाइन को देखें तो ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं जा रही है, ये लाइन काफ़ी सारे जिग-जैग से होकर जा रही है, जिसके अंदर बहुत सारे जो ऐसे आइलैंड्स हैं उन सबको ग्लोबल नॉर्थ में रखने के लिए इसको जिग-जैग तरीके से बनाया गया है। अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया जो है, फिर एंटायर यूरोप जो है और कनाडा, यूएसए, ये सब के सब ग्लोबल नॉर्थ के अंदर आते हैं। और बाकी एंटायर लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका,
अफ्रीका और एशिया, स्पेशली जो नीचे वाला पार्ट है एशिया का, ये सारे ही कंट्रीज यहाँ पर ग्लोबल साउथ के अंदर आते हैं। जस्ट रिमेंबर, चाइना, इंडिया दोनों ही ग्लोबल साउथ का मेंबर है, दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ये पर्टिकुलर टॉपिक डायरेक्टली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्लोबल साउथ में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ऐसा क्यों है? देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसके अंदर भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्होंने ओवर द टाइम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने अभी तक इस रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया नहीं है, इसलिए इंडिया के पास जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके पास बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है आज के टाइम में भी। ठीक है, बाकी जितने पॉइंट्स हैं सबके सब मेन से रिलेटेड है। यहाँ पर एक चीज़ आती है, 2023 में इंडिया ने एक स्टेटमेंट बोला था जिसमें इंडिया ने ग्लोबल साउथ को रेफर करते हुए ये बोला था दैट योर वॉइस इज इंडियाज वॉइस, योर प्रायोरिटीज आर इंडियाज प्रायोरिटीज। मतलब कि जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका वॉइस जो है वो इंडिया का वॉइस है और उनकी प्रायोरिटी जो है इंडिया की प्रायोरिटीज है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा ग्लोबल साउथ से रिलेटेड कुछ टर्म्स न्यूज में रहते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। नॉर्थ साउथ डिबेट का मतलब क्या है? नॉर्थ मतलब ग्लोबल नॉर्थ, साउथ मतलब ग्लोबल साउथ, दोनों के बीच में डिबेट है। मतलब कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर दोनों का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है, इसी को नॉर्थ साउथ डिबेट बोला जाता है। इसे कोल्ड वॉर माना जाता है। मतलब कि इस पर्टिकुलर डिबेट के कारण कोई भी यहाँ पर इमीडिएट प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, बट ये जो डिबेट है ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब रिचर कंट्रीज और जो पुअर कंट्रीज हैं, इन दोनों के बीच में जो पर्सपेक्टिव डिफरेंसेस हैं, वो पर्सपेक्टिव डिफरेंस कल भी थे, आज भी हैं और माना जाता है कि कल भी रहेगा। यही इस पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ डिबेट का मेन एम है, मेन मतलब है। नेक्स्ट कम्स साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन का सीधा सा मतलब ये है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो आपस में मिलकर कोऑपरेशन करती हैं। इसी के अंदर एक BAPA को साइन किया गया था, दैट इज ब्यूनस एयर्स प्लान ऑफ एक्शन। ब्यूनस एयर प्लान ऑफ एक्शन 138 मेंबर्स के द्वारा 1978 के अंदर जो साइन किया जाता है, जिसमें ये बोलते हैं कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो साथ में आकर एक दूसरे को हेल्प करेगी टेक्निकल कोऑपरेशन में। मतलब कि टेक्निकल फील्ड में कोई भी मदद अगर एक दूसरे कंट्रीज को चाहिए होगी, वो सारी की सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे को प्रोवाइड किया करेगी। तीसरा है ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन कुछ इस तरीके से है जहां पर दो डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि दो पुअर कंट्रीज जो हैं वो एक रिच कंट्री से मदद मांगती है अपने दोनों को डेवलप करने के लिए। इसे कहते हैं ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। मतलब ये बेसिकली साउथ साउथ का पार्टनरशिप होता है, मतलब दो डेवलपिंग कंट्रीज का पार्टनरशिप है जिसमें वो सपोर्ट लेते हैं एक डेवलप्ड कंट्री से, मतलब एक रिच कंट्री से। नाउ यह माना जाता है कि जो दो पुअर कंट्रीज हैं और एक रिच कंट्रीज हैं, उनको मिलाने का काम जो है वो यहाँ पर इंडिया कर सकता है। इंडिया बेसिकली एक ब्रिज का काम कर सकता है रिच और पुअर कंट्रीज के अंदर। दैट इज बिकॉज इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बनकर उभरा है दोनों ही के लिए। दोनों के रिलेशन इसके बहुत अच्छे हैं, रिच के साथ भी और पुअर्स के साथ भी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और न्यूज़ के बारे में, जिसे कहते हैं थिंक 20 मीटिंग। थिंक 20 मीटिंग का मतलब क्या है? देखिए, जब भी G20 मीटिंग होती है ना, उससे पहले देखो G20 मीटिंग में क्या होता है, मिनिस्टर जाते हैं और चीज़ों को साइन करके आते हैं। बट क्या आपको लगता है कि सारी की सारी चीज़ें जो डिस्कशंस होती हैं वो G20 मीटिंग के अंदर होती हैं? द आंसर इज नो। कभी भी डिस्कशंस G20 मीटिंग के अंदर नहीं होती है, रादर वो थिंक 20 मीटिंग के अंदर होती है। मतलब कि G20 से पहले एक ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, वो लोग आपस में बैठ करके सारे डिस्कशंस करते हैं, चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं, और तब वो जब सब कुछ हो जाता है तब वो G20 मीटिंग होती है और तब जाकर के मिनिस्टर्स सब जाकर साइन करके आते हैं। एक्चुअल वर्क जो है वो पूरा का पूरा पीछे थिंक 20 मीटिंग करती है। तो जस्ट रिमेंबर, थिंक 20 मीटिंग वो मेन एंगेजमेंट ग्रुप है जो सारी की सारी चीज़ें साइन करती है G20 ग्रुप के लिए। ये ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी एंड यू हैव गॉट अ गुड आइडिया अबाउट जो पहला टॉपिक हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्कस किया, इंडिया और ग्लोबल साउथ के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ हम इंडिया और इजिप्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अंडरस्टैंड द मैप ऑफ द इजिप्ट। देखो, ये इंडिया है, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को टच करता है यहाँ पर ईरान। ईरान के साथ यहाँ पर आता है टर्की, सीरिया, इराक, और ठीक है, ये तीन कंट्रीज यहाँ पर इसको टच करती है। नाउ इसके साथ में यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर जॉर्डन है, और यहाँ पर देखो ये वाला कंट्री जो है दिस इज इजराइल। पूरी तरीके से इजराइल को टच करता है इजिप्ट। ध्यान रखिएगा, एशियन कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही इजिप्ट का डायरेक्ट लैंड बॉर्डर है। जॉर्डन, सीरिया कोई भी इसको टच नहीं करता है। सो इजिप्ट को टच करने वाली कंट्री कौन सी है? इट इज इजराइल। और अफ्रीका से लिबिया और सूडान, ये दो कंट्रीज इसको टच करती हैं। नाउ आई होप इट इज क्लियर। तो इजिप्ट का लोकेशन आप समझ गए। इंडिया से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान से इराक, इराक से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल, और इजराइल से इजिप्ट। ये कुछ यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्शन बनता है इंडिया और इजिप्ट के लैंड बॉर्डर्स का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। देखते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ क्या है। रिसेंटली न्यूज़ ये है कि 74th रिपब्लिक डे जो कि इंडिया का हुआ है 2023 के अंदर, उसके अंदर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे उनको भारत ने चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था। और
अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो रिलेशनशिप थे वो 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। बेसिकली 1947 में दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है और यहाँ पर 2023 के अंदर ये 74th रिपब्लिक डे हो गया है, जिसका चीफ गेस्ट कौन है? इजिप्ट के प्रेसिडेंट। और रिसेंटली दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने पार्टनरशिप को एलिवेट करके यानी कि इंक्रीज करके स्ट्रेटजिक पार्टनर्स का दर्जा दिया है एक दूसरे को, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि G20 के प्रेसिडेंट इस बार इंडिया बना है, तो इंडिया ने इस बार इजिप्ट को, जो कि ऑल्दो G20 का मेंबर नहीं है, इसके बावजूद इजिप्ट को एक गेस्ट कंट्री की तरह बुलाया है 2023 में होने वाले G20 मीटिंग के अंदर। तो याद रखिएगा, इजिप्ट भी इस बार पार्टिसिपेट करने वाला है इस पर्टिकुलर साल के G20 मीटिंग के अंदर। इसके अलावा अगर हम डिस्कशन करें मैप के ऊपर, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 5 डिफरेंट सिटीज़ के नेम दिए हुए हैं। पहले का नाम है पोर्ट सईद, कंतारा, इस्माइलिया, फाइद और सुएस। ये 5 सिटीज़ हैं जो कि इजिप्ट के अंदर प्रेजेंट है और ये पांचों ही बेसिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं। और ये पांचों सिटीज़ हैं जो कि सुएज कनाल से होकर गुजरती है, मतलब सुएज कनाल इन 5 सिटीज़ से होकर गुजरता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। वंस अगेन रिमेंबर, पोर्ट सईद, कंतारा, इस्माइलिया, फाइद और सुएज। यहीं से देखो सुएज कनाल बनना स्टार्ट होता है और इन 5 सिटीज़ को होकर के वो ट्रैवल करता है। इसके अलावा एक बिटर लेक भी है, बिटर लेक भी इजिप्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो इजिप्ट है वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को भी कनेक्ट करता है थ्रू सुएज कनाल। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये 3 चीज़ें आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। एंड इसके अलावा इजिप्ट का जो कैपिटल है दैट इज कैरो। ऑलराइट, इजिप्ट की सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखिए, इजिप्ट जो है ना वो अरब वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी जो प्रोमिनेंस है, उसकी जो खुद की जो सेल्फ पावर है वो अरब वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो अगर इंडिया के अच्छे रिलेशन होंगे इजिप्ट के साथ, तो ऑटोमेटिकली भारत के रिलेशन अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे अरब नेशंस के साथ। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ हमने देखा कि इजिप्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। अगर आप इस मैप में देखो तो इजिप्ट देखो डायरेक्ट रिलेशन प्रोवाइड, डायरेक्ट एक जगह प्रोवाइड कर रहा है अफ्रीका में ट्रेड करने की और यूरोप में ट्रेड करने की। सो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, मतलब एशिया जिसमें इंडिया है, अफ्रीका और यूरोप जिसमें इंडिया जाना चाहता है, इन तीनों के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है इजिप्ट। और जो ट्रेड रूट्स हैं, बहुत सारे ट्रेड रूट्स वो इजिप्ट से होकर गुजरते हैं, जिसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल सुएज कनाल है। माना जाता है कि सुएज कनाल के थ्रू पूरे ग्लोबल ट्रेड का ऑलमोस्ट 12% ट्रेड जो है वो ट्रैवल करता है पर ईयर। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सुएज कनाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज मेडिटेरेनियन सी, दिस इज रेड सी, दोनों को कनेक्ट किया जाता है सुएज कनाल के थ्रू, जो कि इन दोनों के बीच में बनाया गया है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा अगर आप दोनों ही कंट्री के ट्रेड की बात करेंगे तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में ट्रेड जो है वो लगातार इंक्रीज हुआ है और पिछले 2 सालों में यानी 2021-22 में बेसिकली जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 75% इंक्रीज हुआ है। जहां पहले हमारा ट्रेड $4 बिलियन के आसपास में हुआ करता था, वही ट्रेड अब इंक्रीज होकर $7.26 बिलियन तक पहुंच गया है। इजिप्ट जो है माना जाता है वीट का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है और वो पहले रशिया और यूक्रेन से वीट को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया करता था। बट जब से इन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ है तब से वो इंडिया के साथ वीट इंपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण एक्चुअली ये ट्रेड जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 75% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फील्ड्स के अंदर इजिप्ट की इंपॉर्टेंस, जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर इजिप्ट जो है वो इंडिया से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना चाहता है। इंडिया और इजिप्ट दोनों साथ में मिलकर टेररिज्म के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहली चीज़, इजिप्ट के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जिसके कारण वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो अगर इंडिया किसी भी तरीके से इजिप्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा इंडिया के लिए, पहली चीज़। सेकंड चीज़, चाइना ऑलरेडी इजिप्ट के अंदर प्रेजेंट है। चाइना और इजिप्ट का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट $15 बिलियन का है, जो कि इंडिया से ऑलमोस्ट डबल है। इंडिया का $7.26 बिलियन है, वो भी रिसेंटली हुआ है वीट के इम्पोर्ट के कारण। बट चाइना का बायलैटरल ट्रेड ऑलरेडी इजिप्ट के साथ $15 बिलियन पहुंच चुका है। तीसरी चीज़, जहां एक तरफ इंडिया जो है वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, मतलब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट काम करता है, वहीं पर इजिप्ट के अंदर 2013 में राबा मैसेकर हुआ था, जिसके अंदर 800 पीसफुल प्रोटेस्टर्स को वहां के आर्मी के द्वारा मार डाला गया था। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया को इजिप्ट से थोड़ा सा अलग बनाती है। और पॉलिटिकल डायनामिक्स आपको पता ही है, गल्फ रीजन की इंपॉर्टेंस लगातार पॉलिटिक्स में बढ़ती जा रही है, बट ये ज़्यादा मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो इजिप्ट का अगर रिलेशनशिप हम देखें तो 1947 में इंडिया और इजिप्ट के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। 1955 में दोनों ने ही फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी और 1961 में इंडिया, इजिप्ट और यूगोस्लाविया ने तीनों ने मिलकर के नैम मूवमेंट को बनाया था। इसके अलावा अगर आप 2023 को देखें तो हमारा 74th रिपब्लिक डे में इजिप्ट के प्रेसिडेंट को यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था और हमारे जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया था। आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक इंडिया और यूरेशिया से डील करता है। अगला टॉपिक जो है उसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि यूरेशिया क्या है। यूरेशिया बेसिकली एक लैंड मास है
अगर आप यूरोप और एशिया दोनों को कंबाइन कर दें दैट इज कॉल्ड एज यूरेशिया। ठीक है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, यूरेशिया वर्ड को ब्रेक करने पर दिस वर्ड इज यूरोप एंड दिस वर्ड इज एशिया। सो यूरोप और एशिया का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज यूरेशिया। और माना जाता है कि अर्थ का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल मास जो है वो यूरेशिया है, जिसके अंदर टोटल 93 कंट्रीज प्रेजेंट है, जिसमें यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया तीनों ही कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज आती हैं। माना जाता है कि जो यूरेशिया है उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 बिलियन पीपल लोग रहते हैं। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 8 बिलियन है, जिसमें से 5 बिलियन सिर्फ और सिर्फ यूरेशिया में रहते हैं, मतलब ये लार्जेस्ट पॉपुलेटेड पार्ट है। इसके अलावा इसके नीचे, मतलब यूरेशिया का जो कॉन्टिनेंट है उसके नीचे यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है, जो कि एक बहुत ही मेजर प्लेट है और जिस प्लेट के कारण बेसिकली हिमालयस का फॉर्मेशन भी हुआ था। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के फील्ड में देखोगे तो हमें एग्जैक्टली ये अभी तक कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं बना है कि यूरेशिया क्या है, यूरेशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या है, कैसे है, इसके बारे में कोई भी एक फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। बट इनफॉर्मली, इनडायरेक्टली ये चीज़ सब मानते हैं कि यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेस में माना जाता है यूरेशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजन्स है। वर्ल्ड का 31% नेचुरल गैस, 17% ऑयल रिजर्व्स, 23% आयरन ओर, 14% गोल्ड और 7% कॉपर इसी रीजन के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि यूरेशिया के रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये सेम इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस विल बी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अब हम बात करते हैं यूरेशिया का एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है। पहली चीज़ तो यूरेशिया के अंदर अब लगातार ग्लोबल पावर्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि चाइना हो गया, जैसे कि इंडिया हो गया। ठीक है, इन सब इमर्जेंस के कारण यूरेशिया जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनता जा रहा है पावर का। सेकेंड चीज़, लगातार जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स जो हैं वो चेंज भी हो रहे हैं यहाँ पर। अगर जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना और रशिया साथ में मिलकर के एक ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। 2015 में उन्होंने इस चीज़ को साइन किया था और अभी तक वो इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं। इसका मेन एम ये है कि BRI जो है यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ कंबाइन कर दिया जाए। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या है उसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आपको समझना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो एंटायर एशिया को और यूरोप, जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है वो एंटायर यूरोप को कनेक्ट करता है। मतलब BRI एशिया के अंदर है और EU जो है वो यूरोप के अंदर है। तो अगर दोनों के बीच में कनेक्शन आ जाएगा तो एशिया और यूरोप जो है पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे रीजनल अलायंसेस फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि एक तो आप जानते हैं क्वाड ऑलरेडी फॉर्म्ड है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान है। इसी को काउंटर करने के लिए चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की ये सब के सब आकर के साथ में एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो ये अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है, बट द पॉइंट इज इसने रीजनल अलायंसेस को बनना स्टार्ट कर दिया है। मतलब जहां एक तरफ हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो पूरा यूरेशिया है वो एक सिंगल ग्रुप की तरह काम करेगा, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुपिंग्स बनती जा रही है, राइट। सो ये भी एक्चुअली हमारे इस पर्टिकुलर रीजन को कहीं ना कहीं वीक बनाता है। और जैसा आप जानते हैं इंडो पैसिफिक, जो कि पहले वर्ल्ड एक पावर हुआ करता था, मतलब पावर सेंटर इंडो पैसिफिक हुआ करता था, वो अब चेंज होकर के कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक बनता जा रहा है और इंडो पैसिफिक जो है वो यूरेशिया के बिल्कुल पास में है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं। एग्जैक्टली क्या चैलेंजेस है जो कि इंडिया और यूरेशिया की रिलेशनशिप को फेस करना पड़ रहा है। पहली चीज़ तो कुछ INSTC प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कुछ ये प्रोजेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम एशिया और यूरोप को कनेक्ट करना चाहते हैं, बट ये जो प्रोजेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं डिले होते जा रहे हैं बिकॉज इनको कोई भी प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं मिल रही है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, राइट, प्रॉपर एग्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सेकेंड चीज़, चाइना का जो नेगेटिव राइज है वो एक बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है। अगर ऑल्दो यूरेशिया के अंदर पावर सेंटर्स बन रहे हैं, बट वो पावर सेंटर्स अगर पॉजिटिव होते तो और बेटर तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन को हम अपलिफ्ट कर सकते थे, बट चाइना का जो नेगेटिव राइज है वो एक्चुअली प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। थर्ड चीज़, इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप। ईरान से पहले इंडिया बहुत सारा ऑयल खरीदा करता था, बट 2018-19 से इंडिया ने पूरी तरीके से ऑयल को इंपोर्ट करना ईरान से बंद कर दिया है। यहाँ तक कि जो चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर है वहाँ पर भी इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको जीरो कर दिया गया है। चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया जो है ईरान जाना चाहता था और ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया जाना चाहता था, बट बिकॉज चाबहार पोर्ट का जो मेन टेंडर था वो इंडिया से हटा करके चाइना को दे दिया गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चाबहार पोर्ट का जो यहाँ पर डायरेक्ट लिंकेज था इंडिया के साथ में वो यहाँ पर टूट चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजनल टर्मोइल्स चल रहे हैं। 2009 में यूरोजोन क्राइसिस आया था। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन बहुत सारे चैलेंजेस देख रहा है, जैसे कि रेफ्यूजीज़ का लगातार बढ़ते जाना, ब्रेक्जिट, कोविड पैंडेमिक, रशिया का इन्वेजन करना यूक्रेन का, राइट। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब का सब यूरेशियन रीजन ही देख रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगातार यहाँ पर इमर्ज होती जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हम देखें तो एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो मैंने आपको पहले बताया था उसके बारे में बात करते हैं। 2015 में इसको बनाया गया था और इसमें टोटल मेंबर्स देखो कौन कौन से हैं। अर्मेनिया, बेलारस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया, टोटल 5 मेंबर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का पार्ट है।
ध्यान रखिएगा, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। जब हम ऑब्जर्वर मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें क्यूबा, मोल्दोवा और उज्बेकिस्तान आता है। इंडिया यहाँ पर ऑब्जर्वर मेंबर भी नहीं है। तो क्या इंडिया ईयू का मेंबर नहीं बनना चाहता है? द आंसर इज इंडिया बनना जरूर चाहता है, बट इंडिया बन नहीं पा रहा है अभी तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया वांट्स टू बी मेंबर ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूरेशिया। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि चाइना, पाकिस्तान कोई भी इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा जो BRI है, यानी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी को काउंटर करने के लिए एक INSTC को बनाया जा रहा था, बट ये पूरी तरीके से अभी तक फेल हो रहा है। इसके अलावा एक एशगाबाद एग्रीमेंट किया गया था, जिसके तहत हम कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना चाह रहे थे यूरेशियन रीजन के अंदर, मतलब यूरोप में और एशिया के अंदर कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एशगाबाद एग्रीमेंट को भी लाया जा रहा था, बट ये भी कहीं ना कहीं अभी तक डिलेड प्रोजेक्ट्स के अंदर रुका हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो इजिप्ट के अंदर सुएज कनाल है, हम जानते हैं कि सुएज कनाल के ऊपर हमारा ओवर डिपेंडेंस होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उस ओवर डिपेंडेंस को रोकने के लिए एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जा रहा है, यूरो एशियन इनलैंड ट्रांसपोर्ट लिंक्स, यानी कि यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के बीच में एक इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन लिंक बनाया जाएगा, जिसके तहत हम बेसिकली सुएज कनाल के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है एंड यू हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग अबाउट इंडिया और यूरेशिया के रिलेशनशिप के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो जहाँ हमें बात करनी है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में। जब हम इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड रिलेशन है वो ऑलमोस्ट हमारा $136 बिलियन तक पहुंच चुका है। बट कंसर्निंग चीज़ ये है कि ऑल्दो $136 बिलियन का हमारा ट्रेड है, बट इसमें से ज़्यादातर जो डेफिसिट है वो इंडिया फेस कर रहा है। और पहली बार जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है। सिंपल वर्ड्स में समझिए, $136 बिलियन का यहाँ पर हमारा ट्रेड है, जिसमें से हमने कितना एक्सपोर्ट किया है। हमने एक्सपोर्ट किया है सिर्फ और सिर्फ $18 बिलियन। तो हमने इंपोर्ट कितना किया है? $100 बिलियन। ठीक है, तो यही कंसर्निंग चीज़ है कि हम चाइना से खरीद बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट चाइना को एक्सपोर्ट बहुत ही कम कर रहे हैं। वी आर इम्पोर्टिंग टू मच, और इस पर्टिकुलर सिनेरियो को ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है जब इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इंपोर्ट इज मच मोर देन एक्सपोर्ट्स, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा चाइना जो है वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। चाइना हमेशा इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे रहता है, अलॉन्ग विद USA। लेकिन अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया नहीं है, रादर USA है। ये शो करता है कि हम चाइना के ऊपर तो डिपेंडेंट है, बट चाइना हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। देखते हैं कि रीजंस क्या क्या है, क्यों इतना ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो गया है इंडिया और चाइना के बीच में। पहली चीज़ तो हम चाइना से लगातार इंपोर्ट करते जा रहे हैं, इंपोर्टिंग हमारी लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और स्पेशली कुछ चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हैं, उसके लिए तो इंडिया माना जाता है कि हैविली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। सेकेंड चीज़, इंडिया एग्जैक्टली क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना को? इंडिया एक्सपोर्ट करता है प्राइमरी गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स की याद रखिएगा वैल्यू बहुत ही कम होती है, मॉनेटरी वैल्यू बहुत ही कम होती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, लेट्स से कि अगर आपको कॉटन का शर्ट बनाना है तो आप उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदेंगे कॉटन। वो कॉटन आपको 200 रुपीज़ kg में मिल जाएगा। तो आपने 200 रुपये से 1 kg कॉटन खरीदा और उससे एक शर्ट बनाया ना। उस 200 रुपये में आपने जितना मर्जी इनपुट्स डाल दोगे, वो शर्ट जो है आपको 1000 के अंदर रेडी हो जाएगी। लेकिन जब आप वही शर्ट बेचने जाएंगे तो दैट शर्ट विल बी सोल्ड एट मोर देन 5000 रुपीज़। सो यही यहाँ पर डिफरेंस होता है। रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत ही कम होता है, बट जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इंडिया बिकॉज प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करता है, इसलिए उसका मॉनेटरी वैल्यू बहुत ही कम होता है। बट चाइना जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, फाइनल प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स ये सब बेचता है, जिसके कारण चाइना का जो ओवरऑल जो फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और इंडिया को वो चीज़ें पे करनी पड़ती है। बिकॉज ऑफ दैट भारत यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट में चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है उसका बास्केट भी बहुत ही नैरो है, बहुत ही कम चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट कर पाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज चाइना ने इंडिया के बेसिकली चीज़ों के ऊपर टैक्स और नॉन टैक्स टाइप के बैरियर्स लगा रखे हैं, बहुत सारी इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जैसे कि कस्टम प्रोसीजर्स बहुत टफ हैं, स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन, रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस बहुत टफ हैं। सिंपल वर्ड्स में चाइना ये नहीं चाहता है कि इंडिया लगातार चाइना को एक्सपोर्ट करती रहे चीज़ें, बिकॉज ऐसा करने पे चाइना का कहीं ना कहीं जो ओवरऑल मार्केटिंग पैटर्न है वो यहाँ पर लॉस में चला जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट चाइना यहाँ पर इंडिया को एक फेयर ट्रेड अलाउ नहीं करता है और बहुत सारे टैक्स और नॉन टैक्स बैरियर्स लगाता रहता है इंडिया के ऊपर। इसके अलावा चाइना के ऊपर एक एलिगेशन ये भी है कि वो चीज़ों की डंपिंग करता है। डंपिंग करने का सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है उस प्राइस को रिड्यूस करके अगर आप उसको दूसरी कंट्री के मार्केट में डाल देते हो तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर मार्केट जिस कंट्री में डाला गया है उस पर्टिकुलर मार्केट कंट्री के मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाते हैं।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि एक पेन है जो कि 10 रुपये की है। अब इस पर्टिकुलर पेन को अगर आप मार्केट के अंदर खरीदने जाएंगे तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, राइट। बट चाइना क्या करता है, इसी पर्टिकुलर पेन को 6 रुपये के अंदर आपके मार्केट में डाल देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब वही पेन 6 रुपये का मिल रहा है। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो इस 10 रुपये के पेन ना खरीद करके 6 रुपये का पेन खरीदने जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों ही पेन सेम टाइप के हैं, राइट। किसी भी टाइप का डिफरेंस दोनों ही पेन्स के अंदर नहीं है। तो यही डिफरेंस है यहाँ पर चाइना और मतलब चाइना के जो डंपिंग गुड्स हैं उसमें और जो बाकी कंट्रीज ट्रेड करती हैं उसमें। चाइना यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डंपिंग करता है, यानी कि लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट जो है वो आपके उस पर डाल देता है, आपकी कंट्री के अंदर डाल देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट चीज़ें यहाँ पर डंप हो जाती हैं। अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडिया एग्जैक्टली क्या करता है उसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। बट यहाँ पर हम बेसिकली कुछ प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि जिसके कारण भारत के अंदर ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर रीज़न जो है वो है एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑफ इंडिया चाइना। देखो, चाइना की जो करेंसी है रेनमिनबी, उसको उसने रीवैल्यू किया है, और रीवैल्यू किया है यूएस डॉलर के टर्म्स में। सिंपल वर्ड्स में, जब भी यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली चाइना की जो रेनमिनबी है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब भी इंडिया कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने जाएगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण इंडिया को बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट चीज़, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की अगर हम बात करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट दाम में बहुत सस्ते होते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ डंपिंग, जिसके कारण इंडियन प्रोडक्ट्स जो है उनके सामने बिक नहीं पाते हैं, और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जाती है इंडियन मार्केट्स के अंदर में। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है एंड क्या इंपोर्ट करता है चाइना से। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स को, कुछ मरीन प्रोडक्ट्स, कुछ न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स और कुछ जो सॉल्ट, सल्फर और स्टोन्स होते हैं, इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। बट जब हम इंपोर्टिंग की बात करते हैं तो इंडिया काफ़ी हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लास्टिक्स और आयरन स्टील, ये सब चीज़ें यानी कि जो हैवी मटेरियल्स हैं उन सबको इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट भारत का इंक्रीज हो गया है उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो देखो, जब भी आपका ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है तो उसको रोकने के दो रीजंस होते हैं, दो तरीके होते हैं बेसिकली। पहला होता है कि आप अपना इंपोर्ट कम कर दो, और दूसरा होता है आप अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दो। तो इंपोर्ट कम करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, हमने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा रखी है, हमने काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगा रखी है। ये दो मेन टाइप की ड्यूटीज़ हमने लगा रखी है चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर। एंटी डंपिंग का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी देखो, यहाँ पर देखो, जब भी आपकी कंट्री के ऊपर कोई भी डंपिंग करने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा डंपिंग एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ठीक है, ये अलाउड नहीं है WTO के द्वारा कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस कम करके उसको किसी के मार्केट के अंदर डाल दें। तो इससे डील करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया लगा सकते हैं। सेकेंड चीज़, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए उसके मैन्युफैक्चरर को बहुत सारे सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है, तो सब्सिडीज़ के कारण क्या होता है, वो चीज़ें यहाँ पर सस्ती हो जाती हैं, एंड फिर वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर उसको डाल देता है। जैसा सेम चीज़, अगर 10 रुपये का पेन है तो चाइना क्या करता है, उसको 6 रुपये में बेचने देता है, बिकॉज जो बाकी 4 रुपये हैं वो चाइना खुद ही उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को दे देता है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर चीज़ जो मार्केट में आती है वो 6 रुपये की होती है। ठीक है, तो इससे डील करने के लिए इंडिया उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगा सकता है, जिसके ऊपर 4 रुपये की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने से इसका प्राइस जो है फिर से 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और तब वो जाकर के मार्केट के अंदर आएगी। तो इसे कहते हैं एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़। इसके अलावा इंडिया ने एक आत्मनिर्भर भारत स्कीम स्टार्ट किया है, जिसके तहत भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है और इंडिया अपनी चीज़ों को खुद से ही मैन्युफैक्चर करना चाहता है। थर्ड चीज़, इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम RCEP का मेंबर नहीं बनेंगे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि चाइना ने स्टार्ट किया है, इसका हम मेंबर नहीं बनेंगे। बेसिकली इसका मेन एम ये था कि आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबको एक सिंगल मार्केट बना दे। तो अगर हम सिंगल मार्केट बनाने देते तो चाइना जो है वो बहुत ही आसानी से चीज़ों को हमारी कंट्री के अंदर डंप कर पाता कम प्राइसेस पे, और इंडिया बहुत ज़्यादा कोई एक्शंस नहीं ले पाती, राइट। इसीलिए इंडिया ने RCEP से दूर रहने का फैसला किया है। इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की बात करें तो 2020 के अंदर एक PLI स्कीम लाई गई थी, जिसके अंदर बोला गया था कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होगा। मतलब कोई पर्टिकुलर कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उतना ही ज़्यादा उसको गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव दिया जाएगा, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, मतलब कि अगर कोई कंपनी है, लेट्स से कि अगर वो 100 चीज़ें बना रही है तो उसके बदले में मान लो गवर्नमेंट उसको 10 रुपये दे रही है, बट अगर वो यही चीज़ हज़ार चीज़ें बनाएगी तो गवर्नमेंट उसको 100 रुपये देगी, राइट। सो जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। सेकंड, 2014 के अंदर मेक इन इंडिया स्कीम लाया गया था, जिसमें बोला गया था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है वर्ल्ड का। तीसरा चीज़, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक स्पेसिफिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लेकर आता है, जिसमें ये बोला जाता है कि 12 सेक्टर्स को चूज किया गया है, जिसमें भारत को आने वाले समय में एक ग्लोबल सप्लायर बनना है और ओवरऑल इंपोर्ट्स को खत्म करना है।
ये सब चीज़ें चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो गया है उसको रोकने के लिए है। ठीक है, तो आई होप आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रॉपर्ली समझ गए हो। यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है, एक पर्टिकुलर चीज़ है कि चाइना से जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम देखते हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाइना से एफडीआई और एफपीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों ही टाइप की चीज़ें इंडिया के अंदर आती हैं। लेकिन जो एफपीआई है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एफडीआई, और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बिकॉज देखो, एफडीआई जो होता है उसके तहत कोई भी कंट्री का जो पर्सन होता है वो डायरेक्टली इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगा, बट एफपीआई का मतलब यह है कि वो डायरेक्टली नहीं, रादर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा। सिंपल वर्ड्स में एफडीआई का एग्जांपल देखिए, लेट्स से कि अगर ए को आकर इंडिया में कुछ सेल करना है तो ए खुद ही आएगा इंडिया के अंदर, किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा, मतलब खुद आके पैसे देगा, 100 रुपये देगा। लेकिन अगर बी को अगर इन्वेस्ट करना है, अगर एफपीआई का एग्जांपल ले रहे हैं और बी को इन्वेस्ट करना है, तो बी क्या करेगा, पहले सी के पास जाएगा। ठीक है, बी अपने पैसे सी को देगा और सी वो पैसे जाकर इंडियन मार्केट के अंदर लगाएगा, जिसके तहत कि पैसा जो है वो डायरेक्टली बी से नहीं आ रहा है, रादर वो पैसा एक्चुअली सी से आ रहा है थ्रू बी। तो इसे कहते हैं एफपीआई, यानी कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब वो पोर्टफोलियोज खरीदता है। ठीक है, सो बस ध्यान रखिएगा, एफपीआई जब भी ज़्यादा होती है तो दैट इज एक्चुअली कॉज ऑफ कंसर्न, हमारी एफडीआई ज़्यादा होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, चाइना सिर्फ उन्हीं फील्ड्स के अंदर पैसा लगाता है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स होती हैं, वो बाकी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। थर्ड चीज़, 2020 में इंडिया ने अपनी एफडीआई पॉलिसी को रिवाइज किया था, चेंज किया था, जिसमें यह बोला गया था कि कोई भी ऐसी कंट्री जो कि भारत के साथ एक लैंड बॉर्डर शेयर करती है, बेसिकली चाइना के साथ, मतलब चाइना की तरफ रेफर करके ये बोला गया था कि कोई भी ऐसी कंट्री जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो इंडिया में तभी इन्वेस्ट कर सकती है जब वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू आएगी, तो मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही वो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है यहाँ पर कि एग्जैक्टली एफडीआई का मतलब क्या है और एफपीआई इंक्रीज होने के मेन प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरीके से भारत ने चाइना के ट्रेड को काउंटर करने का तरीका बनाया है। सो यहाँ पर हमने जो पहले 4 टॉपिक्स थे इंटरनेशनल रिलेशन के, बेसिकली जनवरी 2023 के, उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो वी आर वाइंडिंग अप द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो हियर ओनली। हम जो नेक्स्ट 4 टॉपिक्स है उसको हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। द एम इज कि आपको एक साथ ही बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जाए, इसको थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे वीडियोज़ के पार्ट्स में हम उसको शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग जो भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कशन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।